ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ਿਨਚੈਨ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? हाय, मेरा नाम बेन है, बेन टेनिसन। इट्स हीरो टाइम। बेन 10 अगेन वन ऑफ दोस बिग ब्रेक्स। मैं ऑडिशन देने गया था विलन की और वो उन्होंने कहा कि आ गए हो तो हाँ बेन की भी ट्राई कर लो और बेन की हो गई। एंड देन दे वर लाइक यार ये 10 एलियंस में टर्न होता है जनरली, हम लोग यू नो वी कंडक्ट ऑडिशंस और 2-3 आर्टिस्ट आई थिंक वो मिलके वो कर लेंगे। तो मैंने कहा मैं भी दे देता हूँ। तो सारी 10 आवाजें जो बेसिक जो मेरी फर्स्ट सीरीज में थी वो सारी अप्रूव हो गई। यकीन नहीं होता कि इतना प्यार कैसे मिल सकता है किसी वॉइस आर्टिस्ट को, बिकॉज हम जनरली पर्दे के पीछे होते हैं ना, हमारे नाम कहीं दिखते हैं ना, पता चलता है कि हमने कोई काम किया है। जो जैसे डेडपूल फिल्म वगैरह जब आई थी इट बिकेम रियली पॉपुलर। ओह हेलो, हाँ मैं जानता हूँ आप क्या सोच रहे हैं। सर आपकी एक खास बात मुझे जो लगती है वो ये भी है कि आप ना इवॉल्व भी बहुत जल्दी कर लेते हो अपने आप को। ਓਏ ਨਨੇਕੋ ਬਣ ਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਿਨਚੈਨ ਦੀ ਭਾਬੀ। हैं? ये तो चीटिंग है। काश ऐसा हो पाता कि थिएटर इतना पैसा देता कि हम सिर्फ थिएटर पर जिंदा रह पाते, तो बहुत लोग सिर्फ वो करना पसंद करते हैं। वहीं फिर नेक्स्ट सीन में he's taken some guest और वो बेचारा किसी को नदी पार करवा रहा है मगरमच्छों वाली यू नो, और वो बंदा वहां पे मगरमच्छों से लड़ रहा है और ये यहाँ पे कैमरा आप देख सकते हैं कि डेविड कितना डरे हुए हैं। एज बेसिक एज हिचकियां लेके बात कर रहा है या छींक रहा है या यौन कर रहा है, तो वो भी यू नो वॉइस के जरिए करना माइक पर इट्स डिफिकल्ट फॉर पीपल। ये रिजेक्शंस आएंगे एंड इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ द गेम। मैं आज भी ऑडिशंस देता हूँ, मेरे आज भी ऑडिशंस रिजेक्ट होते हैं। आई गेट अप अगेन, आई कम बैक अगेन एंड दैट्स व्हाट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज़ आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू बी हियर, दैट्स इट। हेलो हाय नमस्कार सत श्री अकाल आदाब, मैं हूँ मुस्कान कटोच और स्वागत है आपका माइक एंड मी के एक नए एपिसोड में। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, मेरी मुस्कान की चमकान देखकर तो आपको पता लग ही रहा है कि मैं कितना ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ये हम सबके फेवरेट है, लेकिन मेरे कुछ ज्यादा फेवरेट है क्योंकि मैंने इनसे ना केवल वॉइस एक्टिंग हो बल्कि इंसान आप कैसे अच्छा बन सकते हैं जिंदगी में वो भी सीखा है। और ये बात शायद इन्हें भी नहीं पता और यही इनकी खासियत है। हमारे जो बचपन का सुपर हीरो था बेन 10 हो या उसके एलियंस हो, डेडपूल हो या फिर बैटमैन हो, इन सभी आवाजों के पीछे एक ही शख्स है, मिस्टर संकेत महात्रे। थैंक यू सो मच मुस्कान, प्लेजर टू बी हियर। सर थैंक यू, तो मैं आपको बोलूंगी कि आपने मुझे टाइम दिया और माइक एंड मी को टाइम दिया। मुझे बेहद खुशी हो रही है क्योंकि आई रिमेम्बर कि जब हम पहली बार मिले थे, जिस तरह से तुमने कंपेयरिंग की थी स्टेज पर और जिस तरह यू नो लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड इम्प्रोव और तुमने सब संभाल लिया, स्क्रिप्ट में उस तरह के एडिशंस किए ऑन द स्पॉट और बहुत सारे यू नो जोक्स बनाए, बहुत सारे मिमिक्री प्रेजेंट की तुमने और आई वाज रियली इम्प्रेस्ड यार। तो आई एम रियली हैप्पी दैट यू नो लाइफ्स टेकन अ फुल सर्कल और हम आज बैठे हैं आराम से बात कर रहे हैं, वरना ऐसी बातें करने का मौका नहीं मिलता। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। नहीं सर, आप तो ऐसे थैंक यू बोल रहे हो, बट मेरे लिए बड़ी बात है कि मैं जब मैं स्टेज पे, ऑब्वियसली मेरी तो तब बड़ी बात थी कि मैं आपसे मिल पाऊंगी उस इवेंट में एज एन एंकर, और अभी मैं अपने पॉडकास्ट में आपको इनवाइट कर रही हूँ, तो मेरे लिए वो बड़ी बात है। सर वैसे तो सब जानते ही हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम पॉडकास्ट की शुरुआत ना आपके उन कैरेक्टर्स से करें, तो हम एक छोटा सा चैलेंज, उससे थोड़ा सा फिर वो रूम बनेगा और थोड़ा सा एनर्जी। तो जो बेन 10 है सबको पता है कि आपकी ही आवाज है बेन, लेकिन जो एलियंस हैं वो भी, मतलब एक ही इंसान ने इतनी सारी आवाजें की हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम 1 मिनट में ट्राई करते हैं बेन से लेके कुछ, मैंने जो 9 एलियंस के नाम लिख के रखे हैं, तो आप कोशिश करता हूँ। हाँ नहीं वो तो मुझे बता, आप कर ही लोगे। बहुत टाइम हो गया, बट हाँ वी कैन ट्राई फॉर श्योर। ठीक है, तो मैं स्टॉप वॉच भी लगा लेती हूँ ऐसे अपने उसके लिए। बेन से शुरू करते हैं। हाय मेरा नाम बेन है, बेन टेनिसन, इट्स हीरो टाइम। स्पाइडर मंकी, ह्यूमंगसॉर, मैं हूँ ह्यूमंगसॉर। बिग चिल, बिग चिल। ब्रेनस्टॉर्म, जेट रे, क्रोमास्टोन, एको, रात, मैं हूँ रात, मुझे गुस्सा आया, मैंने घास उठा के खाया। गुप, और मुझे लगता है कि हमने ये 50 सेकंड से भी कम में कर दिया है। मैंने स्टॉप वॉच भी लगा रखी थी। हाँ मतलब देखो आपके सामने ही है। आई एम जस्ट ग्लैड कि मुझे याद है अभी तक। नहीं बट सर मतलब आपके लिए तो ये बहुत ऐसा होगा कि आपको याद है, बट जो सुन रहे होंगे ना उनके लिए मैं फील कर पा रही हूँ कि जिस तरीके से आप चेंज कर रहे हो। हाँ। सर कितना टाइम हो गया होगा ये कैरेक्टर्स को? एटलीस्ट 10 साल हो चुके हैं यार, और ना सीरीज करते वक्त कभी ऐसा हुआ, ना सीरीज के इमीडिएटली बाद ऐसा कभी रिस्पॉन्स मिला था मुझे। आई थिंक आज ही मैं बात कर रहा था किसी से और हम डिस्कस कर रहे थे कि सडनली आई थिंक जो ग्रुप
देखता था इन शोज को तब, वो अब सब सोशल मीडिया पर आ गए हैं एंड वो इन इवेंट्स में आ रहे हैं, मुझसे मुलाकात हो रही है उनकी, देन आई एम सडनली रियलाइजिंग कि हाउ बिग बेन 10 वाज फॉर देम, बिकॉज ऑनेस्टली मेरे लिए इट वाज अ माइलस्टोन फॉर मी इन माय करियर, बिकॉज वो एक बहुत बड़ा एनिमेटेड शो था जो मैं कर रहा था, प्लस इतनी सारी आवाजें करने का मौका मिल रहा था विच अदरवाइज हैज नॉट हैपेंड इन माय करियर, कि किसी एक प्रोजेक्ट में इतनी सारी आवाजें बदलने का मौका मिले, तो वो मेरे लिए उस हिसाब से बड़ा था, बट लोगों के लिए इट मेंट दैट मच इज समथिंग दैट आई एम रियलाइजिंग ओनली नाउ, एंड इट फील्स रियली स्पेशल टू हैव बीन अ पार्ट ऑफ इट। इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे सोशल मीडिया पे अगर हम नोटिस करें तो रील्स पे पुराने गाने भी सडनली ट्रेंड पे आ रहे हैं, बिल्कुल, तो ये भी एक हो सकता इट है, एब्सोल्युटली कैन बी। बहुत सारे लोगों के लिए ये सारी नॉस्टैल्जिया की चीजें हैं कि कुछ चीजें जो टीवी पे आती थी एक वक्त पर, वो अब उन चीजों के साथ या उनके क्रिएटर्स के साथ या आर्टिस्ट के साथ इंटरेक्ट कर पा रहे हैं सोशल मीडिया पर। लॉट ऑफ द आर्टिस्ट आर अवेलेबल ऑन सोशल मीडिया, तो उनसे आप सीधा वो सवाल कर सकते हैं या उन्हें बता सकते हैं कि आपको उनका काम कितना पसंद आया था। एंड एज आर्टिस्ट आई डोंट थिंक देयर इज अ हायर फॉर्म ऑफ लव फॉर मी वेयर somebody is saying कि आपने जो किया था वो मैं स्कूल से आके या यहाँ से आके वहां से आके बैठ के देखता था एंड मुझे बहुत मजा आता था, यू मेड माई चाइल्डहुड, दैट आई थिंक दैट्स एज एन आर्टिस्ट और क्या चाहिए, दैट्स द मोस्ट आई वुड वांट टू हियर फ्रॉम एनीबॉडी। एब्सोल्युटली। सर आपको अभी तक कितने साल हो गए हैं वॉइस एक्टिंग? रफली 18 साल हो गए। 18 साल हो गए। तो मैं अगर आपसे पूछूं तो सोशल मीडिया का जो ट्रांजिशन आया उसके बाद आपको, क्योंकि आप तो बहुत पहले से कर रहे हो, बट मुझे लगता है ये 18 साल में 10 साल लेके चले तो इतना वो वाला चीज नहीं था रिकॉग्नाइजेशन वाला। बिल्कुल। तो ये आपको सोशल मीडिया की वजह से दिखा? आई थिंक सोशल मीडिया और कुछ ऐसी चीजें हुई, आई थिंक ये जो जैसे डेडपूल फिल्म वगैरह जब आई थी, इट बिकेम रियली पॉपुलर, और फिर अराउंड दैट टाइम जब सेकंड डेडपूल आ रही थी तब कुछ कंट्रोवर्सी हुई बिकॉज वॉइस आर्टिस्ट वर गेटिंग रिप्लेस्ड। सो आई थिंक ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं थ्रू आउट माई करियर वेयर अ लॉट ऑफ द सपोर्ट हैज कम फ्रॉम फैंस एंड दैट हैज बीन क्वाइट अनएक्सपेक्टेड एंड आई हैव बीन कंप्लीटली अप्रिशिएटिव ऑफ इट। मुझे तो यकीन नहीं होता कि इतना प्यार कैसे मिल सकता है किसी वॉइस आर्टिस्ट को, बिकॉज हम जनरली पर्दे के पीछे होते हैं, ना हमारे नाम कहीं दिखते हैं, ना पता चलता है कि हमने कोई काम किया है। अब तो एआई के आने से वो भी और कम होता जा रहा है, एक और बड़ा खतरा हमारे सामने आ गया है। So for that kind of a work where you get this much support from fans, it's truly something special। और तो वहीं से फिर वो शुरू हुआ और फिर आई थिंक सोशल मीडिया ने भी पिकअप किया, मैंने अपना प्रोफाइल बनाया बिकॉज बहुत सारी कंपनीज के थ्रू मुझे कहने लगे लोग कि आप क्यों नहीं है सोशल मीडिया पे, लोग आपसे मैसेज करना चाहते हैं, हमारे यूट्यूब ट्रेलर्स पर लोग लिखते हैं कि कैसे हैं, इनका अगला प्रोजेक्ट क्या है, संकेत मात्रे को। सो आई लाइक ओके, इट मेक्स सेंस कि मैं एक प्लेटफॉर्म पर आ जाऊं जहां लोग मुझसे कनेक्ट हो पाए, एंड दैट हैज ट्रूली हेल्प मी बोथ in my career and also to build a bridge between me and the fans, because उससे फिर आगे चलकर वो typical Thursday और 3 minutes to a better voice जैसी चीजें शुरू हुई because I made that social media, but I mean the love was always there। I think प्ले स्टेशन तो मैं सबसे ज्यादा देखती हूँ आप जिस तरीके से करते हैं, और सर आपकी एक खास बात मुझे जो लगती है वो ये भी है कि आप ना इवॉल्व भी बहुत जल्दी कर लेते हो अपने आप को, कि अगर आप मैं अपनी बात करूँ तो हमारा जो ग्रुप होगा अगर किसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए, तो आप उनके साथ भी आपको पता है कि मुझे कैसी बात करनी है, कैसे डेवलप करना है, और अगर आपकी एज के जो वॉइस आर्टिस्ट आपको मिलते होंगे तो ये एक आपके अंदर खास बात मुझे लगती है कि आप शायद से इवॉल्व जल्दी कर लेते। आई थिंक मुझे फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई यूज्ड टू think of myself as a misfit because I've been a fan of gaming all my life। मैं अभी भी gaming करता हूँ। I've been a fan of anime all my life। और for some reason not all my friend groups were in sync with that। and especially after a certain age people kind of look at you weird जब आप कहते हैं कि यार मैं गेमिंग करता हूँ या मैं एनिमे देखता हूँ, but somehow I've been lucky कि वो सारी चीजें कहीं ना कहीं जाकर वॉइसिंग के साथ इंटीग्रेट होकर अब फिर से आ रही हैं मेरी लाइफ में, and maybe it looks like an evolution but honestly I'm just being myself। I've always kind of loved and wanted that to be a part of my life, to be a part of my career somehow। voicing thankfully बन गया जो मैंने कभी सोचा नहीं था, but it was something that I wanted to do which was कि कुछ क्रिएटिव करूं यार, मतलब इंजीनियरिंग से रिलेटेड नहीं करना है कुछ, मैं हमेशा थिएटर वगैरह करता था तो वैसा ही कुछ करना था आगे चल के, somehow वो भी हुआ, फिर गेमिंग भी प्ले स्टेशन के जरिए थोड़ा सा आ गया वापस, एनिमे आ गया, it's come back in a big way and coming to these anime fest। अब हम बता भी सकते हैं कि हमारा पॉडकास्ट ना पंजाब में हो पा रहा था ना मुंबई में हो पा रहा था, आज हम ओडिशा में बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं। एब्सोल्युटली, सो वी आर हियर फॉर एनीमेट्रो और हम यहाँ बैठकर हमारा मैं तो एनीमेट्रो टीम का भी मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मतलब कांटेक्ट तो मैं सर को कब से ही कर रही हूँ कि हम करें, बट ना दिल्ली में हो पाया ना ही मुंबई में हो पाया,
और ये हो रहा है तो ओडिशा में हो रहा है, जो कि मेरे लिए भी अनएक्सपेक्टेड था कि हो जाएगा। तो सर जैसा आपने मुझे बताया कि आपको इंजीनियरिंग नहीं करनी थी और आपको कुछ क्रिएटिव करना था, तो आप भी मतलब को करिकुलर एक्टिविटीज में काफी एक्टिव रहे हो, और आपने थिएटर का भी बोला। तो सर पर ऑब्वियसली आपने इंजीनियरिंग तो करी ही ना, जी। तो फिर ये स्विच कैसे आया? और उस पॉइंट पे तो किसी को पता भी नहीं था कि वॉइस एक्टिंग एक प्रोफेशन है। सो वो तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, हालांकि मैं जानता था कि वॉइस एक्टिंग जैसी चीज होती है, पर उसका काम कैसा होता है या उसमें क्या होता है, ये सब मुझे नॉलेज नहीं था। माई थिंग वॉज टू फाइंड अ गोल्डन मीडियन बिटवीन इंजीनियरिंग एंड थिएटर। तो मैंने एक ऑडियो स्टूडियो शुरू किया था। जहां हम गानों की रिकॉर्डिंग्स होती थी या कुछ मामूली रिकॉर्डिंग्स वगैरह होती थी, और कोइंसिडेंटली तभी मैं इंग्लिश थिएटर सीख रहा था, इम्प्रोव थिएटर सीख रहा था। तो ऐसे ही किसी क्लाइंट के लिए एक रिक्वायरमेंट थी, कोई कैरेक्टर करना था उनको और आर्टिस्ट नहीं आ पाए उनके। तो मैंने कहा बैठे हो आप, तो हम लोग ट्राई कर लेते हैं। सो आई ट्राइड अ कपल ऑफ एनिमेटेड कैरेक्टर्स, वो उन्हें बहुत पसंद आए, तो उन्होंने फिर सैंपल्स पास ऑन किए, और फिर मुझे कहीं से कॉल्स आए, तो मैंने जाके देखा कि अच्छा वो कह रहे हैं बैठो, ये स्क्रिप्ट ले लो, स्क्रीन पर देखो एक वीडियो प्ले होगी इंग्लिश में, हेडफोन्स में तुम्हारी आवाज आएगी, वो देख लो, हिंदी में वही लाइन तुम्हें हिंदी में बोलनी है। मैंने कहा ओके ठीक है, और वो जैसे परफॉर्म करेंगे वैसे परफॉर्म। तो दैट्स लाइक जस्ट बिठा के स्टार्ट करवा दिया था मुझसे डबिंग। सो देयर वाज नो फॉर्मल ट्रेनिंग दैट आई हैड फॉर वॉइस ओवर्स ऐसे, बट आई थिंक थिएटर की वजह से बहुत फायदा हुआ। इट गिव मी क्वाइट एन एज, क्योंकि लाइनें कैसे बोलनी है, हिंदी मॉड्यूलेशन, कैरेक्टर कैसे पकड़ना है, सांस कैसे लेनी है, ये सारी चीजें आई थिंक कहीं ना कहीं थिएटर की वजह से थोड़ी सी सीखी हुई थी। तो उसका बहुत फायदा हुआ। और बिकॉज ऑफ अगेन थिएटर, जो मदर टंग इन्फ्लुएंस हमारा होता है जनरली, कि आप जहां से हो हिंदुस्तान में, तो वहां से आप एक सर्टेन एक्सेंट होता है आपका, जिसे रीजनल इन्फ्लुएंस होता है, तो वो भी थोड़ा सा कम था, क्योंकि हिंदी थिएटर कर चुका था, मराठी थिएटर किया था, इंग्लिश थिएटर किया था, तो वो समझ में वहां भी पकड़ा जाता था कि नहीं ये ऐसे मत बोलो, ये वर्ड ऐसे बोला जाता है, या ये फिर नहीं होता, फिर होता है। तो वैसी चीजें काफी हुई थी। तो वो इनिशियली जब करना शुरू किया तो ऐसा लगा कि यार ये तो बिल्कुल थिएटर जैसा है, बट मुझे कहीं घूमना फिरना नहीं है, बैठ के करना है परफॉर्म। It's a challenge of its own, but it's enjoyable. I found in it the same kind of happiness that I would find on stage, and I think that's what kept me there. So then I wanted to explore कि इसमें और सीख कैसे सकता हूँ, इसमें क्या क्या कर सकते हैं वॉइस आर्टिस्ट, और क्या कर सकते हैं। तो सर तब आपकी एज कितनी थी? I was about 25-26 I think. 25-26। तो मतलब आप कहीं ना कहीं खुश थे कि मुझे ये प्रोफेशन मैं अगर बना रहा हूँ उस चीज पे? I mean, मैंने कभी उस एंगल से सोचा नहीं कि इसमें पैसे बनेंगे या क्या, बट इट वाज, मुझे बहुत एक्साइटिंग लगा वो। तो इनफैक्ट तब फिर वॉइसिंग के जो कॉल्स आ रहे थे, वो संभालते संभालते मैं स्टूडियो भी संभाल रहा था, और लगभग एक साल भर तक फिर मैंने वो स्टूडियो संभाला। फिर उसके बाद इस तरह के कॉल्स आने लगे और इतना काम आने लगा। हालांकि कुछ बड़ा काम नहीं था, आई वाज डूइंग क्राउड वर्क, आई वाज डूइंग स्मॉल कैरेक्टर्स हियर एंड देयर, बट इट वाज सो मच वर्क दैट फिर वो यहाँ करना स्टूडियो, फिर वहां भागो, फिर रिकॉर्डिंग, वो नहीं हो पा रहा था। एंड देन आई रियलाइज कि दिस इज ग्रेट, बिकॉज इसमें मेरे जो स्टूडियो के ओवरहेड्स, एक तो बिजनेस हमारे खानदान में किसी ने किया नहीं है, तो वो वैसे ही मेरे लिए एक चैलेंज था अपने आप में, उस स्टूडियो को चलाना, उसका रेंटल होता है, फिर इक्विपमेंट खराब हो जाता है, फिर आपको इंजीनियर बुलाना पड़ता है, ये वो। तो मैंने कहा उससे अच्छा दिस इज जस्ट मी हेडिंग आउट, लर्निंग अ न्यू स्किल एंड अप्लाइंग इट, एंड दैट्स ग्रेट। सो देन आफ्टर अ ईयर इट वाज अ डिफिकल्ट डिसीजन, बट देन आई चोज टू क्लोज डाउन द स्टूडियो, और फिर मैंने पूरी तरह से फिर इस पे फोकस किया। सो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, आई थिंक अबाउट वॉइसिंग स्टार्ट करने के बाद भी कुछ 4-5 सालों तक मैं थिएटर ऑन द साइड कर रहा था। अच्छा। और फिर देन आई गिव अप थिएटर आल्सो, बिकॉज़ देन इट वॉइसिंग कंप्लीटली टुक ओवर उसके बाद। तो मैं तो इसमें फिर डेस्टिनी वाली बात ही मुझे तो दिख रही है कि जो डेस्टिनी में होता है वो कहीं ना कहीं डॉट्स कनेक्ट हो ही जाते हैं। I mean, I think it's just a matter of if you kind of love something and if you do something और आपको लगता है कि एक तरह का ना satisfaction मिल रहा है, I think you should pursue it to a degree further, जहां आप सोचो कि यार इसमें और क्या कर सकते हैं। जब तक मजा आ रहा है, try and get as deep into it as you can, and I think for me the excitement never stopped. Like it was like a switch जो शुरू हो गया तब, and it's not gone off yet. I still find it quite thrilling to voice, and now I mean with लोगों को वॉइसिंग के बारे में बताना या पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करना या सिखाना जो हुआ थ्रू द ट्रांजिशन, दैट इज आल्सो क्वाइट एंजॉयबल। आई थिंक मुझे बहुत मजा आता है उसमें कि मैं बताऊं लोगों को कि मेरा प्रोसेस क्या है, बिकॉज देयर आर सो मेनी पीपल नाउ, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ पीपल लाइक यू हु कॉल अस टू टॉक अबाउट आवर क्राफ्ट, जो अब इस फील्ड में आना चाहते हैं, एंड दैट्स वंडरफुल। आपका तो डीएम रोज ही इस चीज से भरा रहता है, हाउ टू बी या एब्सोल्युटली, मतलब ये तो हमेशा का दैट्स अ कॉमन क्वेश्चन, बट अब एटलीस्ट देयर आर a lot of sources जहां से आप ये जानकारी हासिल कर सकते हैं। There's a lot of good knowledge available online. वरना पहले ये काफी मुश्किल था कि आप सीखें कैसे।
तो अब वो स्टूडियो एक्सपीरियंस वाला फंडा थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया बिकॉज ऑफ कॉपीराइट इश्यूज। तो आप कहीं स्टूडियो में बैठ के किसी का काम नहीं देख सकते, जो तब मुमकिन था 10 साल पहले। पर अब आपको दूसरे एवेन्यूज ओपन हो गए हैं जहां आप आर्टिस्ट से या वोकल कोचेस से या ट्रेनर्स से सीख सकते हैं व्हेन यू वांट टू कम इनटू दिस फील्ड, व्हिच इज आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। तो सर आपने थिएटर काइंड ऑफ आपके साथ जुड़ा रहा, तो मुझे जैसे मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ तो कहीं थिएटर से आपका कुछ और एक्टिंग को लेके भी बहुत ज्यादा एक था लगाव? मुझे बहुत लगाव था एक्टिंग से। हमने कॉलेज में, मैं डिप्लोमा किया, मैंने डिप्लोमा में थिएटर कर रहा था, मैं डिग्री कर रहा था तभी भी थिएटर कर रहा था। उसके बाद मैंने इंग्लिश थिएटर किया, हमारे कुछ प्लेज I performed at Edinburgh in Australia, New York. We've gone to a Fringe Festival in Edinburgh, New York. तो बहुत ट्रैवल भी किया है, इंडिया भर में हमने कई शोज किए हैं थिएटर के साथ। I was enjoying it. Unfortunately, at least in Mumbai जहाँ हम लोग रहते हैं, वहाँ पे you cannot survive on theater alone. And this is something that I've discussed with इतने सारे थिएटर के दोस्त हैं जो जानते हैं ये बात कि ये काश ऐसा हो पाता कि थिएटर इतना पैसा देता कि हम सिर्फ थिएटर पर जिंदा रह पाते। तो बहुत लोग सिर्फ वो करना पसंद करते। सो देन पीपल हैव टू डू मल्टीपल प्लेज, और फिर उसके अलावा भी कहीं एक्टिंग के जॉब्स देखो, फिर वॉइसिंग करो। और मेरा ऐसा हुआ कि मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग वॉइसिंग में वो मजा आने लग गया जो मुझे थिएटर में आ रहा था। एंड देन आई जस्ट वांटेड टू फोकस ऑन दिस स्किल, बिकॉज जितना मैं इसको करता मुझे रियलाइज होता था कि इसमें और भी बहुत कुछ है। जैसे इसमें आप कमर्शियल्स कर सकते हैं, जिससे इसमें आप ऑडियो बुक्स कर सकते हैं, आप you can do your metro rail announcements, आप फोन IVRs कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज हैं, फिल्म्स हैं, एनिमेशन है, एनिमे है, इतना सब कुछ था। एंड आई वाज क्वाइट ओपन टू द आइडिया ऑफ लर्निंग एवरीथिंग। मुझे सब सीखना था। सो मैं किसी कुछ भी पूछता था कोई, तो मैं ना नहीं कहता था। लाइक इन द इंडस्ट्री नाउ देयर आर आर्टिस्ट हुआ स्पेशलिस्ट, जो जिन्हें एड्स सिर्फ ऐड करने वाले हैं, या सिर्फ डॉक्यूमेंट्री वॉइस या कॉर्पोरेट वॉइस वाले लोग हैं, या सिर्फ डबिंग करने वाले हैं, सिर्फ क्राउड करने वाले स्पेशलिस्ट हैं। So at that point in time I was pretty open to the idea of exploring everything, और हर तरह के काम मिल रहे थे। I was able to voice in 3 languages, English, Hindi, Marathi में voice कर रहा था। So it was quite an open field, and I was enjoying the kind of work that was coming, and like हर दिन आप सोचो कि आप निकल रहे हो और आपको नहीं पता आज क्या करोगे, you know, शायद आज आप एक डॉक्यूमेंट्री कर रहे हो, शायद आप कुछ एनिमेशन कर रहे हो, you probably doing the superheroes that you always read about in comics, you know, and वैसी चीजें करते करते one thing led to another. I got a break in films. I started, actually my first theatrical was Green Lantern with Ryan Reynolds की वॉइस मैंने की थी, और eventually मुझे नहीं पता था कि आगे चल के उनकी इतनी सारी फिल्मों की आवाजें दे पाऊंगा। So that's how it started, you know, and then Ben 10 again, one of those big breaks. मैं ऑडिशन देने गया था विलन की, और वो उन्होंने कहा कि आ गए हो तो हाँ बेन की भी ट्राई कर लो, और बेन की हो गई। एंड देन दे वर लाइक यार ये 10 एलियंस में टर्न होता है जनरली, हम लोग यू नो वी कंडक्ट ऑडिशंस, और 2-3 आर्टिस्ट आई थिंक वो मिलके वो कर लेंगे। तो मैंने कहा मैं भी दे देता हूँ। तो सारी 10 आवाजें जो बेसिक जो मेरी फर्स्ट सीरीज में थी वो सारी अप्रूव हो गई, एंड इट वाज अ चैलेंज बट इट वाज फन। इट वाज मतलब देन आई वाज लाइक देयर इज नो लुकिंग बैक। अब मुझे नहीं कुछ और थिएटर में, आई एम होपिंग कि मैं वापस आ जाऊंगा फिर कभी, एंड आई इवेंचुअली रोट अ कपल ऑफ प्लेस। हाँ, बट उस तरह का मतलब टचवुड उस तरह का वक्त नहीं मिला कभी। वॉइसिंग ऑलवेज केप्ट मी बिजी, राइट। मुझे लगता है कि एक तो एक्टिंग वाला तो आपका एक प्यार तो था ही एक्टिंग से, एक वॉइस आर्टिस्ट वाले में वॉइस एक्टिंग हम इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें भी हमें एक्टिंग करने का मौका मिलता है। आवाज तो ऑडियंस को सुन रही है, बट माइक के पीछे आप भी एक्ट कर रहे हो, आप एक्सप्रेशंस दे रहे होते हो। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप वो इमोशंस हर दिन नए फील कर पा रहे हो, एक नया कैरेक्टर प्ले कर पा रहे हो। शायद मैं थिएटर में भी नहीं कर पाता। आप एक प्ले करोगे, आप 3 महीने रिहर्स करोगे, आप 2 प्लेस करोगे, फिर आप वो 2 किरदार बार बार कुछ शोज के लिए रिपीट करोगे। यहाँ ऑलमोस्ट एवरी डे आई एम डूइंग बेन 10, कभी बेयर ग्रिल्स कर रहा हूँ, कभी बैटमैन हो रहा है, कभी होमलैंडर है, यू नो एवरी सिंगल डे देयर इज समथिंग एल्स जो उनके कैरेक्टर आर्क्स हैं। इतने कैरेक्टर्स एक्सप्लोर करने का मौका मुझे नहीं लगता मुझे इसके अलावा कहीं और मिल पाता। और सर आपको एक्टिंग में फिर पर्टिकुलर थिएटर ही पसंद है या कैमरा एक्टिंग में आपका गोल था? कैमरा एक्टिंग मैंने कोशिश की थी, आई एक्चुअली एक्टेड इन अ मराठी सीरियल, और वो मुझसे नहीं हो पाया यार, अनफॉर्चुनेटली। इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर टू कैमरा एक्टिंग 100%, बिकॉज उसमें फिर वो टोन डाउन करना, कैमरा के हिसाब से लुक्स करना, वो मेकअप करना, वो ये यू नो दैट आई समहाउ आई डिडंट जस्ट थिंक आई कुडंट फिट इन इट। तो मैंने वो किया था, वो सीरियल की थी, और फिर उसमें यू नो दो लोगों को अलग अलग शूट करना, लाइक आई वाज अ पार्ट ऑफ अ कोर्ट सीन कि मैंने किसी का खून होते हुए देखा है, एंड आई एम अ विटनेस और समथिंग। तो देयर वाज अ कोर्ट का सेट, एंड आई वाज रियली एक्साइटेड कि मजा आएगा, यू नो, बट
ऑडियंस अलग शूट हो रही है कोर्ट की, हाँ। जज का अलग शूट हो चुका है, मैं अकेला खाली कोर्ट में खड़ा हूँ, मेरे रिएक्शंस ले रहे हैं, यहाँ देखो वहां देखो। लाइक ये कुछ अजीब है, ये मैं नहीं कर पाऊंगा बिकॉज ऑफ द होल थिएटर थिंग वाज आप देख रहे हो जी। अपने को एक्टर को उनके रिएक्शंस पे प्ले कर रहे हो, यूर इम्प्रोवाइजिंग। So I stepped out of television acting and camera acting like that. I did a couple of short films. I made a couple of short films, but eventually theater I stuck around with, और फिर voicing में वो transition हो गया, and then I've just been voicing now. और अगर मैं थोड़ा बहुत जितना मैं आप समझ पा रही हूँ तो कहीं आपका कुछ ऐसे डायरेक्शन वाली साइड भी इंटरेस्ट है? So मैंने काला घोड़ा फेस्टिवल जो होती है मुंबई में, उसमें लगातार 2 साल 2 प्लेज डायरेक्ट किए थे। उसमें से एक प्ले लिखा भी था, एक अडेप्ट किया था। अच्छा। एक मराठी प्ले से, जी हाँ। और उसके अलावा ऑनेस्टली दिस इज नॉट समथिंग आई जनरली स्पीक अबाउट आल्सो, नॉट अ लॉट ऑफ पीपल नो अबाउट, बट आई डू राइट नाउ for a lot of translation projects for Amazon, for Netflix. So there's a lot of films and shows that I have written from English or Spanish or French to Hindi. Okay. जो मैं लिखता हूँ, so that's not Wow. something that a lot of people know about, but वो मैं तभी कर पाता हूँ जब उन shows की deadline easy हो और मुझे वो वक्त मिले आपको लिखने वक्त के लिए। मिले, हाँ, but yeah, so again ये जो चीजें हैं, acting या writing या something, ये जो theater की चीजें, ये कहीं ना कहीं बाहर आती है। I'm just happy that all of this now revolves around voicing, and I'm able to जी। manage it with voicing, और you know kind of merge it with voicing somewhere. तो उसकी मुझे खुशी है। जैसे हम गेमिंग की बात कर रहे थे, एनिमे की बात कर रहे थे, तो वो सब अब वॉइसिंग के जरिए मुझे वापस आ रहा है मेरी जिंदगी में। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। और सर अभी जैसे आपने वो फर्स्ट कैरेक्टर वाली बात बताई, और जी। कितने कैरेक्टर्स आपने प्ले किए हैं, जी। तो अगर मैं अब ये बहुत मुश्किल है बट फिर भी एक कैरेक्टर ऐसा कोई हो जो जिसको करके आपको सबसे ज्यादा मजा आया हो या फिर आपके दिल के करीब हो, कोई एक ऐसा कैरेक्टर है? ऐसा कोई एक कैरेक्टर तो नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ, बट यू नो देयर आर अ लॉट ऑफ कैरेक्टर्स जो अपना चैलेंज लेके आते हैं। जैसे हम हमेशा बात करते हैं, डेडपूल की मैं बात करता हूँ, जिसमें काफी सारा हमने इम्प्रोवाइजेशन किया था। एक फिल्म आई थी द मार्शियन नाम की, जिसमें आई थिंक मैट डेमन की आवाज मैंने दी थी। अब मार्शियन फिल्म की स्पेशलिटी ये थी कि वो एक एस्ट्रोनॉट है जो फंस चुका है एक प्लैनेट पे, और मोर देन 3/4 ऑफ द फिल्म ही इज अलोन ऑन द प्लैनेट, or he's trying to survive on a planet where he's growing weaker and weaker, and towards the end of the film is when he meets other humans. So almost वो film was like a solo thing, and so that's one of those projects that I always remember was quite challenging to tackle, because वो generally कैमरा से ही बात कर रहा है या अपने आप से बात कर रहा है, और वो धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है, तो उसकी आवाज कमजोर होती जा रही है। So by the end of the film is very very weak, जब उसको बाकी लोग स्पेसक्राफ्ट में आते हैं रेस्क्यू करने के लिए by that time. So that is one of those projects that always kind of comes back. I remember how it was, and Sound and Vision जो studio है वहाँ, Mona Dee is the head of the Sound and Vision studios, and she was the one who would come in to direct, and she was sitting down with us, और रात भर हम लोग वो scenes वगैरह करते थे, and I still remember it being like one of those experiences that changed my perspective about how you know dubbing can be, और एक्टिंग करते वक्त समझ में नहीं आता, बिकॉज सेट है, आप रिहर्स कर रहे हो, वर्कशॉप्स होते हैं, आप कॉस्ट्यूम में हो, यू नो देयर इज अ एंटायर फीलिंग, पर वही रेप्लिकेट करना किसी स्टूडियो में अलग लैंग्वेज में खड़े खड़े बिना मूवमेंट करो तो वो भी माइक पे इंजीनियर बोलेगा यार ऑफ माइक हो रहा है आपका, यू नो, तो वो टू डेवलप दैट आई थिंक इट्स क्वाइट अ टास्क टू बी अ वॉइस आर्टिस्ट, इट्स क्वाइट अ चैलेंजिंग क्राफ्ट। लोगों को लगता है बोलने के पैसे मिलते हैं, बट और सर अगर इसी से रिलेट करूँ तो एक ऐसा इमोशन जो आपको लगा है कि पर्सनली कि ये इमोशन जब भी मैं प्ले करना होता है आपको, तो वो चैलेंज आपको लगता है, तो कोई एक ऐसा इमोशन? आई थिंक जब कोई कैरेक्टर हो जिसको मे बी यू नो गिल्ट फील होता है, या देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ सेल्फ डिस्गस्ट जो होता है कभी कभी, कि बिकॉज दे हैव डन समथिंग टेरिबली रॉन्ग, and now somebody's caught them at it, you know. When that happens, there's a very thin line of it becoming, हाँ, मतलब ऐसा हंसी छूट जाए वैसा वाला हो जाता है। It completely depends again on who's the actor that has played it, और उन्होंने कितनी अच्छी तरह से उसे निभाया है, because we are always limited by their facial expressions, उनकी lines कितनी हैं, उस हिसाब से ही हम भी खेल पाते हैं, so we are limited by that, but but one of those, that emotion I think is a very tricky emotion to kind of capture genuinely, to make audiences feel that in another language. सर एक्टिंग में एक चीज बोली जाती है कि आप जितने इमोशंस अपनी लाइफ में फील कर पाते हैं वो आप पर्दे पर निभा पाते हैं, और जो चीज मैंने अपनी लाइफ में अगर
फील ही नहीं किया है, तो जब मुझे एक्टिंग करनी पड़ेगी तो मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। करेक्ट। तो कहीं वॉइस एक्टिंग में भी ऐसा ही होता है कि हम कुछ इमोशंस जो हमने फील किए होते हैं, तो जब वो हमें बोलने हैं, तो शायद मैंने जैसे आपकी तारीफ भी की, तो आप तो आप ऐसे नहीं करते हो बेसिकली, तो आपको किसी चीज का उतना गिल्ट या वो चीजें नहीं होती, तो शायद वो इमोशन में आप सो ये सिर्फ इमोशंस के साथ नहीं होता। खैर इमोशंस तो आई हैव अ फीलिंग कि बाय द टाइम यू आर एन एडल्ट यू प्रीटी मच एक्सपीरियंस द एंटायर स्पेक्ट्रम। अब आप कितना याद रखते हो वो एक अलग बात है, या आपका बेस इमोशन क्या, आप एक खुश मिजाज इंसान हो तो वैसे हो, अगर आप थोड़ा सा यू आर अ सीरियस पर्सन, तो इन ब्रिंगिंग दैट इनटू वॉइसिंग मींस कि आपको उस इंसान को बाहर रख के ही अंदर आना पड़ेगा, सो दैट यू आर न्यूट्रल टू ऑल इमोशंस। बट उसके अलावा एक और चैलेंज जो वॉइस आर्टिस्ट के लिए होता है, जो मुझे लगता है सबको, इट्स नॉट समथिंग एवरीबॉडीज एक्सपीरियंसेस, कि आपके कैरेक्टर के साथ कुछ ऐसा हो रहा है फिजिकली जो आपने एक्सपीरियंस नहीं किया। दे माइट बी स्मोकिंग, दे माइट बी ड्रिंकिंग, शायद पानी में डूब रहे हैं, शायद उन्हें गोली लग रही है, शायद कोई उन्हें बहुत बुरी तरह पीट रहा है, और वो करते करते वो डायलॉग्स बोल रहे हैं, तो वो मुझे लगता है इट्स वन ऑफ दोस थिंग्स। जब मैं वर्कशॉप्स वगैरह भी लेता हूँ तो आई ट्राई एंड टॉक अबाउट दीज वोकल एक्शंस, जो मुझे लगता है कि वो कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन मेमोरी। मैंने अगर कभी स्मोक नहीं किया है तो आई हैव टू थिंक अबाउट किसी ने किया है तो वो कैसे करते हैं, या इज माय कैरेक्टर स्पीकिंग बिफोर दे आर पफिंग, हैव दे पफ्ड एंड दे आर स्पीकिंग एंड देन धुआं निकल रहा है। अगर वो डूब रहे हैं तो क्या वो पानी के अंदर जाते हुए सांस लेंगे, बाहर आते, क्योंकि बेयर ग्रिल्स शो शुरू करता है हेलीकॉप्टर पे लटका हुआ। अब स्टूडियो में हमारे यहाँ पे कोई हेलीकॉप्टर वगैरह नहीं, तो अगर मैं बेयर ग्रिल्स का जो ओपनिंग लाइन है मैं कहूँ कि इस वक्त मैं अमेज़न रेन फॉरेस्ट पे हूँ, और वो विजुअल है कि वो हेलीकॉप्टर में लटका हुआ है, इट्स नॉट बिलीवेबल। सो आई हैव टू डू द फेक प्रोजेक्शन, कि इस वक्त मैं अमेज़न रेन फॉरेस्ट पर हूं और आप देख सकते हैं नीचे कितनी हरियाली है। सो इट्स फेक प्रोजेक्शन। वहीं फिर नेक्स्ट सीन में he's taken some guest और बेचारा किसी को नदी पार करवा रहा है मगरमच्छों वाली, और वो बंदा वहां पे मगरमच्छों से लड़ रहा है, और ये यहाँ पे कैमरा आप देख सकते हैं कि डेविड कितना डरे हुए हैं, या ऐसा कुछ बोल रहा है। अब ये भी मैं जोर से नहीं बोल सकता, कैमरा इज वेरी क्लोज, तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ। सो ये प्रोजेक्शन स्विचिंग, ये वोकल एक्शंस, ये सारी चीजें क्या होता है ना कि बिकॉज आइदर इट्स नॉट टॉट और इट्स नॉट समथिंग दैट यू एक्सपीरियंस्ड, तो जब आप वॉइसिंग करने आओ और आपका कैरेक्टर एज बेसिक एज हिचकियां लेके बात कर रहा है, या छींक रहा है, या यॉन कर रहा है, तो वो भी वॉइस के जरिए करना माइक पर, इट्स डिफिकल्ट फॉर पीपल। इवन लाफिंग, समथिंग एज सिंपल एज स्माइलिंग और लाफिंग, रिदम हो जाती है सबकी। ये 4 बीट वाला लाफ्टर आ जाता है सबका, बट वेयर एज नेचुरल हम बिल्कुल अलग हंसते हैं, बिल्कुल अलग होता है हमारा। So all those things, to get as close to naturalness, as close to the original actor's performance, then you become a better voice actor. So I think emotion से भी ज्यादा ये छोटी-छोटी चीजें भी बहुत मायने रखती हैं, कि क्योंकि ये emotions तो खैर हम सब कहीं ना कहीं कभी ना कभी एक्सपीरियंस कर चुके हैं, बट ये चीजें शायद आपके कभी, I really hope कि आपको कोई कभी पीटे नहीं जोर से, आप पानी में डूबने की नौबत ना आए आप पर, बट वो एक्सपीरियंस आपको दिखाना पड़ेगा लोगों को, और वो कन्विंस करना पड़ेगा उनको। सो देन दैट इज, आई थिंक दोज आर द एस्पेक्ट्स ऑफ वॉइसिंग दैट kind of get left out, that you don't understand till you actually in front of a mic, और तब फिर बहुत डर लगता है कि यार ये कैसे करना है, ये आवाज कैसे अब अगर कोई कैरेक्टर आपका है वो आईब्रो ही अगर अप कर रहा है, तो वो किस पर्टिकुलर उसमें कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसका इंटेंशन क्या है। करेक्ट, एब्सोल्युटली। वो क्या वो विलन है, वो हीरो है, इंटेंशन बहुत मैटर करता है। सो आई जनरली टेल पीपल कि आप वो सीन में कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए कैरेक्टर का टोन देखो, उनका इंटेंशन समझो, उनका इमोशन पकड़ो, और फिर आप वो लाइन बोलो, वरना इट्स ऑलवेज यू कैन मिसलीड पीपल। वहां पे कुछ और होगा ओरिजिनल में, आपने कुछ और गलत वर्ड पे स्ट्रेस कर दो आप, मीनिंग चेंज हो जाता है पूरा सेंटेंस का। ऑल ऑफ दोस थिंग्स मैटर। तो अभी आपने हीरो और विलन वाली बात की, मैं चाहूंगी कि एक छोटा सा एग्जांपल, अगर आप कोई एक डायलॉग हो, वो पहले आप हीरो के उसमें और देन आप उसको विलन में कैसा, तो वो ट्रांजिशन से बहुत सी चीजें, इट्स नॉट इवन, इट्स एज मच एज इवन इफ आई से इट इन द सेम इमोशन। अगर मैं आपसे कहूं पहले कि अब ये हीरो बोल रहा है ये लाइन, और अब मैं विलन बोल रहा हूं, और मैं सेम इमोशन में परफॉर्म करूं, तो भी आपको लगेगा कि आई थिंक इट्स डिफरेंट। कि अगर मैं कहूं फॉर एग्जांपल कि ये सेब खा लो, सेब खाने से तंदुरुस्ती आती है, ये सेब खा लो, सेब खाने से तंदुरुस्ती आती है, you know which one is happening, right? So it's a very simple thing, because जब आप this is a trick that a lot of people talk about. I remember COVID में I had done a workshop for doctors and nurses, तो उसमें हमने बात की थी कि जब आप फोन पर भी लोगों से बात करो, या मास्क के पीछे से जब आप बात कर रहे हो, लोग आपका चेहरा नहीं देख पा रहे, तो वो जो कंफर्ट उन्हें चाहिए उस सिचुएशन में वो नहीं मिल पा रहा है उनको। But when you're on the phone with somebody that you're not comfortable with, but you have to kind of act कि you're comfortable, अगर आप physically smile करो, like smile like this and talk, वो आवाज में translate हो जाता है।
एंड सो द फिजिकल एक्ट ऑफ स्माइलिंग जेन्युइनली मेक्स जी, अ डिफरेंस. तो अगर मुझे पसंद भी नहीं है मेरा बॉस, अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे छुट्टी चाहिए सर, मैं क्या करूँ अब मैं समझ सकता हूँ सर आप जो कह रहे हैं. तो ये जेन्युइन नहीं है बिल्कुल, बट बिकॉज आई एम फिजिकली डूइंग दिस जी. माय वॉइस विल प्रोड्यूस इट लाइक दैट. तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो करनी पड़ती हैं आपको. इससे just to- मुझे याद आता है शान और उदित नारायण जी. हाँ, उनके सिंगिंग स्टाइल में ऐसा लगता है कि वो हंस के ही गा रहे हैं. internally happy and yeah, correct. So it makes a difference. हाँ So जी. these are again tricks जो आप सर आप कितना मतलब मैं कहूंगी आपको एक ना मुझे लगता है आने वाले टाइम में एक स्कूल भी ओपन कर दो. नहीं सीरियसली कि wish. बहुत छोटी छोटी चीजें ना बहुत अच्छा लग रहा है. और मुझे लगता है कि जो वॉइस आर्टिस्ट नहीं भी बनना चाहते ना उनको भी बहुत Absolutely. It's- छोटी छोटी चीजें. So I don't like the fact कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार मेरी आवाज अच्छी नहीं है या हाँ. सो एक तो ऑनेस्टली स्पीकिंग प्रोफेशनली ऑल्सो अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं, ऐसी कोई चीज ही नहीं है बुरी आवाज जैसी. हर वॉइस फिट हो जाती है यहाँ पे. हाँ. देयर आर वॉइस आर्टिस्ट जिनकी आवाज अगर आप सुने तो आपको लगेगा ये तो बहुत अनकॉमन सी आवाज है, एंड दे मेड इट वर्क. एवरी वॉइस हैज अ प्लेस इन द वर्ल्ड अराउंड यू. इफ यू हियर, आप ट्रेन में बैठ जाओ, बस में बैठ जाओ, 4 लोगों की आवाजें सुनो, सबकी अलग अलग आवाज सबकी है. अलग अलग है. एवरीबॉडीज मैनरिज्म इज डिफरेंट. कोई फास्ट बोल रहा है, कोई स्लो बोल रहा है. तो हर एक की आवाज के लिए जगह है, बस आपको उसको इस्तेमाल करना सीखना है. वो स्किल्स सीखनी है कि जिससे एंड दैट विल चेंज योर पर्सनल इक्वेशंस विद पीपल. दैट विल चेंज रिगार्डलेस आप वॉइस आर्टिस्ट बनो ना बनो, बस आवाज इस्तेमाल करना सीख जाओ. बहुत कुछ इजी हो जाएगा आपके लिए जिंदगी में. और सर मेरे साथ जब से मैंने ये वाली चीजें शुरू की इतने Correct. सालों से, तो उसके बाद से मुझे लगता है कि जब से मैंने ये स्पेशली वॉइस एक्टिंग वाली चीज शुरू की, तब से एक अलग सा ऐसा हो जाता है कि अगर मैं कुछ रिकॉर्ड भी कर रही हूँ तो अगर एक छोटा सा पंछी भी कहीं पे दूर भी कुछ बोल रहा है तो वो किसी और को सुने ना सुने, बट वो पता सुनाई नहीं देता क्यों है. मुझे बहुत बिल्कुल. ज्यादा बिल्कुल. सुनने लगता है. और अगर जैसे आपने आवाजों का बोला, Correct. तो अब आवाजें भी ना कानों में ऐसे खड़े हो जाते हैं कान, कि अगर किसी की आवाज में बेस है बहुत अच्छा तो Correct. वो एक अलग से आपको रजिस्टर खनक होना है शुरू हो किसी के, जाता है. करेक्ट. या फिर कोई अलग ही एक्सेंट में बात कर रहा है. कल ही का आपको मैं अगर अपना रियल लाइफ इंसिडेंट बताऊं, तो मैं डोमिनोज के बाहर बैठी, तो डोमिनोज की एक वर्कर होंगी, हाँ. तो उनका एक्सेंट बहुत अलग था. मैं हेड Right. डाउन करके बैठी थी क्योंकि मैं थोड़ा सा ट्रेवल हाँ. करके ऐसी थी, और वो आवाज सुनते ही मैं ऐसे हो गई कि वो Correct. ऐसे इतना अलग सा एक्सेंट था. और वो ब्रेक को ब्रैक बोल रही थी. करेक्ट. अरे आपने तो बोला मेरा ब्रैक है, ब्रैक. और मैं कह Correct. रही थी ये क्या है, ये एक अलग सी आवाज. तो ये मतलब इस वजह से भी होता है, या फिर एब्सोल्युटली. और अभी अगर आप यू आर प्लेइंग अ पर्टिकुलर कैरेक्टर और आप फॉर एग्जांपल उस नुआंस को पकड़ लो कि उन्होंने ब्रेक को ब्रैक बोला था, हाँ. यार ये मैं कैरेक्टर में टर्न करती हूँ फॉर एन हाँ. एनिमेशन, एंड दैट्स व्हाट अ लॉट ऑफ वॉइस आर्टिस्ट डू. वो अपने आसपास के लोगों की जो आवाजें हैं, जो मैनरिज्म्स हैं, जो नुआंसेस हैं, वो पकड़ के फिर उसे किसी कैरेक्टर में अप्लाई करते हैं. ऐसा होता है हाँ कई जी. बार. एंड देन दोस कैरेक्टर्स शाइन बिकॉज दे सीम वेरी रिलेटेबल. मतलब यार ये तो हाँ. कॉमन नहीं है. जैसे मोटू पतलू के लिए, ओ मोटू मेरे यार, ऐसे तो Correct. कोई ऐसे किसी ने तो Correct. बोला होगा तो उन्होंने वो देखा करेक्ट. होगा. एब्सोल्युटली. सो वो सारी चीजें वहां यूज हो जाती हैं. और एनिमेशन में जनरली ये माफ भी किया जाता है कि थोड़ी सी आवाज अजीब है तो इट्स एक्चुअली हाँ. अप्रिशिएटेड. हाँ जी. लाइव एक्शन में खैर वो रेस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं. लाइक फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम when I started doing a lot of these heroes from the south, फिर मैं I had to stick to the hero voice. उसमें मैं फिर वैसा कुछ नहीं कर सकता हूँ. वो फिर अरे यार ये वो हीरो वाली वॉइस चाहिए, हमें हीरो वाली वॉइस चाहिए. फिर वही वॉइस. And I ended up doing I've voiced for about 30-35 actors from the south for 30 to lead voices 35. at least. And then but all of them I can only change the emotion, the way they're acting. I can make it maybe slightly I can give the voice a little more body, या थोड़ी सी body हटा दूं, थोड़ा सा bass कम कर दूं depending on their physical structure. But the voice has to be a hero voice because that's the demand. मैं उसमें I can't play around too much with that. But then उसके opposite something like a Ben 10, you know, every alien comes with a different Ben 10 voice. तो उस टाइम पे जो आपको मिला था उसकी एज तो कम थी. Correct. तो आपकी एज उस टाइम पे क्या थी? So वो Ben 10 even to this day is the youngest I can go in terms of my voice. मेरी voice range के हिसाब से Ben से पतली आवाज मुझसे नहीं निकल पाती. तो Ben is the lowest I can go. So again this also comes back to the whole thing of understanding कि भाई आपकी vocal range क्या है. हाँ जी. ऐसा हो सकता है कि आपने अपनी vocal range explore ना की हो और आप ऐसी आवाजें कर पाएं या ऐसे पिच में और ऐसी रेंज में कर पाएं जो आपने सोचा भी नहीं होगा. अगर Ben 10 नहीं होता तो शायद मैं भी एक्सप्लोर नहीं करता इतने सारे अलग वेरिएशंस या टेक्सचर्स उस वॉइस को. सो दैट्स समथिंग दैट आई टेल पीपल कि भाई आप कर लो. ऐसा मत रुको कि आपकी लाइफ में कोई Ben 10 जैसा प्रोजेक्ट आए और फिर आपको पता चले कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है मेरी आवाज के साथ. Why not just go ahead and explore, find out what's the youngest you can do, what's the oldest, क्या अलग अलग टेक्सचर्स हैं. और
Again, this is something that you will know because you create these reels based on these characters, and then now you've started. आप dubbing भी कर रही हैं, तो आपको पता है कि जो fan dubbing में start होता है कि मैं एक texture में, एक अजीब से texture में एक line बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ, पर जब आप डबिंग में आते हो तो वो लाइन आपको एक एक सीजन 40 एपिसोड 80 एपिसोड वो कंटिन्यू करनी है, वो आवाज, वो टेक्सचर। तो अगर वो एक एपिसोड करके आपका गला बैठ रहा है, then you're not going to be able to perform it. You know, that's something I'm sure that you understand very well now. हाँ. अब क्योंकि वॉइस एक्टिंग और मिमिक्री में बहुत बड़ा एक अंतर है, जो कि लोगों को शायद से एक है कि, और मुझे भी मतलब पहले मैं अपने आप को मिमिक्री आर्टिस्ट ही कहती थी कि नहीं, मैं डबिंग आर्टिस्ट नहीं हूँ। मैं जैसे अब शिनचैन करती हूँ तो उसमें एक ही डायलॉग है। करेक्ट। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिनचैन नुहारा और मेरी उम्र है 5 साल। सर मुझे सिर्फ ये डायलॉग आता था और मुझे डर लगता था कि मुझे अब कोई कुछ और ना बोल दे बोलने को, तो तब तक मैं अपने आप को मिमिक्री तक रखती थी, क्योंकि अब आप इस वॉइस को कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो वो कॉन्सेप्ट मैंने समझा, मैंने पारुल मैम और आपकी वीडियोस देखी यूट्यूब पे सबकी, तो मुझे समझ में आया कि अच्छा ये इतने बड़े एपिसोड को इतनी ज्यादा देर तक खींच रहे हैं। तो मुझे तब लगता था कि अब गले में दर्द हो रहा है, शायद मेरे लिए नहीं है। फिर उसके बाद मुझे प्रोजेक्ट मिला, मैंने जैसे अब सब पूछते हैं कि हम कैसे शुरू करें, तो मैंने फाइवर और अपवर्क से शुरू किया था। तो फाइवर पे मुझे एक स्पेन का क्लाइंट मिला लॉकडाउन के दौरान ही, और उसमें ना 2 बच्चे थे, एक तो 8 साल की बच्ची थी और एक उसका छोटा भाई था, वो 1 साल का होगा मुश्किल से। तो उन्होंने बोला कि हमें किड्स वॉइस चाहिए। तो वहां से फिर मैंने वो बेबी वॉइस को इतने लंबे एपिसोड सब किया, तो वहां से मैंने डबिंग को समझा। और फिर मुझे समझ में आया कि ओके, मैं ये वाली वॉइस बहुत अच्छे से, तो मैं वहां पे किड्स की वॉइस के लिए ज्यादा प्रोजेक्ट्स पकड़ना शुरू किए, एनिमेटेड वॉइस। और जैसे अब भारी आवाज हो बहुत ज्यादा, तो मैं उसमें नहीं कर पाती। which is absolutely fine। आपकी एक रेंज है, you have to understand कि इस रेंज में अगर इस आवाज में आपको बुलवाना है मुझसे, तो मैं बस इतना कर सकती हूँ। तो अगर आपका बहुत लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, then it's going to take a strain on my voice, I'll not be able to do it। और सर एक बात जो बार-बार बोली जाती है कि पेट से आवाज निकालो, अगर आपको तो वो कॉन्सेप्ट अगर आपको इजी वे में समझाना हो, तो वो आप कैसे समझाओगे? So, सबसे इजी वे में उसको समझना इज आपकी छाती के नीचे देयर इज, इमेजिन कर लो कि एक बलून है, ओके? और जब आप सांस खींचते हो तो वो बलून फूलना चाहिए। सो व्हेन यू आर इनहेलिंग एयर, वो बलून फूल जाना चाहिए, एंड व्हेन यू आर एक्सहेलिंग इट शुड कम आउट एंड द बलून शुड डिफ्लेट। होता यह है कि हम all of us start like this as babies। all babies breathe diaphragmatically। हम जैसे जैसे फिर बेबीज से बैठना, फिर उठना, खड़े होना शुरू करते हैं, वैसे वैसे डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग बंद हो जाती है। okay। बट अगर आप डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग करते हैं, स्पेशली फॉर थिंग्स लाइक वॉइसिंग, सिंगिंग, तो द अमाउंट ऑफ एयर यू होल्ड डज अ लॉट ऑफ थिंग्स। इट रेगुलेट्स योर वॉइस बेटर, गिव्स यू अ लॉट ऑफ कंट्रोल। आप लंबे सेंटेंसेस या लंबे नोट्स को होल्ड कर सकते हो, तो आपकी जो 2 सेंटेंस के बीच में सांस खींचने की आवाज है, वो नहीं करना पड़ता आपको। यू कैन डू अ लॉन्गर चंक, 2-3 लाइंस एक साथ बोल पाते हो। सिंगिंग कर रहे हो तो लंबे लंबे नोट्स, पूरा लाइन आप एक साथ गा सकते हो। सो लॉट ऑफ डिफरेंस हैपेंस बिकॉज ऑफ डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। आप परफॉर्मेंस प्रोजेक्शन स्पेशली अगर आपको करना है या लंबे प्रोजेक्ट्स करने हैं जैसे, और मुझे लगता है थिएटर में भी जो जोर से जितना लाउड बोला जाता है, तो उसमें भी पेट से निकालो आवाज, पेट से निकालो, तो वो चीजें रिलेट ही होगी थिएटर आर्टिस्ट के लिए भी और वॉइस आर्टिस्ट के लिए भी। तो सर मेरे दिमाग में एक और आइडिया भी है, मैं चाहती हूँ वो भी हम करें। मैंने आपको स्क्रिप्ट शेयर की थी डेडपूल वाली, तो मैं पंजाबी शिनचैन करती हूँ। करेक्ट। तो मेरा मन था कि अगर हम डेडपूल को भी थोड़ा सा पंजाबी टच दें। तो मैंने 2-4 डायलॉग लिखे हैं खुद से ही, तो वो हम ट्राई करें। मराठी डेडपूल हो गया, भोजपुरी डेडपूल ट्राई कर लिया, अभी पंजाबी डेडपूल भी हो गया। उसे कोई नहीं डरा सकता किसी मंजर से, क्योंकि वो पिछवाड़ा भी खुजाता है। किद्दां शिनचैन? बहुत वधिया पाजी, तुसी दसो। अरे फैंटास्टिक। डेडपूल पाजी, मैनू ननेको दीदी वाली सोहनी लगदी है। अच्छा। बन जा तू मेरी रानी, तेनू महल दवा दूंगा। ओ डियर ननेको, गल्ला गोरियां गुलाबी, अखा नीलियां शराबी। ओए ननेको, बन जा तू मेरे शिनचैन दी भाभी। ये तो चीटिंग है। ओए कोई गल नहीं छोटू, यार तेरा सुपरस्टार देसी कलाकार। यार तेरा सुपरस्टार देसी कलाकार। सर That was so much fun। मतलब मुझे लग रहा है कि जो डेडपूल का बहुत सारे मिमिक्री बनते हैं। मैंने उड़िया डेडपूल ट्राई किया है, मैंने भोजपुरी ट्राई किया है, मैंने मराठी ट्राई किया है, और आज तुम्हारी वजह से मैं पंजाबी भी ट्राई कर लिया।
very happy. पंजाबी मतलब मैंने थोड़ा थोड़ा ही रखा कि यार, इतना काफी है। बट जो पंजाबी ऑडियंस है वो थोड़ा एंजॉय करेगी। वैसे जो पंजाबी में ना बहुत ज्यादा बनते हैं डब, फैन Right, डब, right. तो वो आपकी वॉइस नहीं भी कॉपी कर पाते, बट वो बड़ी अलग सी अरे voice भेजते हैं करते यार, मुझे बेयर ग्रिल्स पंजाबी सुन चुका हूँ मैं, डेडपूल पंजाबी हाँ सुन जी। चुका हूँ मैं, एवेंजर्स का हॉकाई वाला सीन किसी ने पंजाबी में करके भेजा था। सो इट्स वंडरफुल टू सी कि यार इतना पॉपुलर है। साउथ की कितनी फिल्मों के डब वगैरह पंजाबी में अब होते हैं, एंड आई हैव सीन देम। सो मुझे तो बहुत मजा आता है जब मेरा काम कोई और अपनी तरह अडेप्ट करके मुझे दे सेंड इट टू मी कि आप देखो सर कैसे लग रहा है। एक मतलब जो पंजाबी में भी ना अलग अलग एक्सेंट होते हैं, Correct. तो दूसरी कंट्री जैसे पाकिस्तान वाली साइड से भी जो हाँ, पंजाबी है, correct. उधर एक जो कॉमेडियंस हैं उन्होंने भी आपके उस पर्टिकुलर उस पे किया, तो वो इतना ज्यादा वायरल है, इतना ज्यादा। अच्छा, तो वो आवाज बिल्कुल डिफरेंट करते हैं, बट बिल्कुल। ऑब्वियसली कैरेक्टर आपका है, तो Correct, मुझे रिलेट correct, होता है correct. कि एक रीजनल लैंग्वेज से जो टच आ जाता है लोगों के बीच, बिल्कुल। तो मैं अभी वही ट्राई कर रही हूँ। This is superb, and I've always seen the way you've kind of adapted that Shin-chan bit, और किस तरह से तुमने उसको इतने लोगों तक पहुंचाया है, and the amount of love you're getting for it. So thank you for making me a part of it. And actually, honestly speaking, मैंने कभी Shin-chan के लिए कोई आवाज नहीं दी थी up until But, now. हाँ, जो नई मूवी आई है उसमें बिल्कुल, फाइनली सर, शिनचैन पर ने मेरा spicy का मेरा सोडा क्या डाला बहुत सारे फैंस का ये रहता है कि आपने क्यों जो इतना फेमस है डोरेमोन, शिनचैन, ये आपने ज्यादा एनिमेटेड वॉइसेस पे ट्राई नहीं किया, या फिर आपको पता नहीं, they never came my way actually, honestly speaking। मुझे भी कभी कभी लगता है कि यार ये कितरेत्सु, शिनचैन, डोरेमोन, मैं कभी इनका हिस्सा ही नहीं बन पाया, because I was always on this फिल्म side of ज्यादा। फिल्म के लिए करता था, या फिर I was a part of Naruto, I was a part of Beyblade, I was a part of Ben 10। तो आई थिंक वो उसी ट्रैक पर जाता रहा हमेशा, for them to cast me for characters that are either adult या young adults or something। तो वो ये साइड वाला जो the fun animation वाला जोन था, वो उसमें कभी I think I barely ever did anything for any of those shows। but अब फाइनली जाके कबीर कच्चा पापड़ नाम का एक कैरेक्टर मैंने शिनचैन मूवी में प्ले किया है। हाँ। तो वो लोगों के लिए भी था कि अरे संकेत सर भी हैं इस बार, संकेत सर भी है, तो वो एक था, वो सबके मन में था। जैसे शिनचैन के कितने सारे कैरेक्टर्स इतने फेमस है, तो उसमें कहीं आप फिट हो जाते, या आपने देखे हैं सर, आपने वैसे देखा है, फॉलो किया है? हाँ, और मैं उन वॉइस आर्टिस्ट को भी जानता हूँ, एंड आई नो फॉर अ फैक्ट कि ऐसे जो शोज हैं जैसे शिनचैन वगैरह है, उसमें वॉइस आर्टिस्ट कितने सालों तक यू विद दैट कैरेक्टर, और उस आवाज को आप कर रहे हो। जैसे फॉर मी Ben 10 and Bear Grylls might be the only ones जिनसे मैं रिलेट कर सकता हूँ, कि जिनके मैंने कई एपिसोड्स किए हैं, एंड देन the character stays with you for such a long time कि फिर हर चीज में वो कैरेक्टर कहीं ना कहीं आने लगता है। एंड आई नो दीज वॉइस आर्टिस्ट, मैं जानता हूँ कि इतना बढ़िया काम किया है कि उनको आप नींद से भी जगा के बोल दो चलो, तो वो आवाज अपने आप आ जाएगी। इट्स लाइक दैट। और उसी अच्छी डबिंग की वजह से ना कैरेक्टर अच्छा लगता है। पॉपुलर हैं अभी तक शोज। करेक्ट, एब्सोल्युटली। वो ऑब्वियसली एनिमेशन बहुत अच्छा है, सब कुछ बढ़िया, बट उसमें आवाज ही जान वॉइस आर्टिस्ट डबिंग कैसे कर रहे हैं उससे भी बहुत और फर्क लोगों के पड़ता तो है। इमोशंस जुड़ जाते हैं वॉइस आर्टिस्ट के साथ, अरे नहीं वही वाली आवाज चाहिए, वही वाली आवाज चाहिए। करेक्ट, उसी के बलबूते पर तो हम लिटरली अब कल हम एक एनिमे इवेंट अटेंड करने वाले हैं। लोग उस नॉस्टैल्जिया के लिए आने वाले हैं कि जहां हम Ben 10 की बातें करेंगे, शिनचैन की बातें करेंगे, एंड दैट्स व्हाट पीपल आर कमिंग फॉर, एंड आई जस्ट फील privileged to be a part of this in some way। सर मैं आपको मुझे लगता है एक सलाह ये भी देना चाहूंगी हम फैंस आपको, कि आप अपना एक गेमिंग चैनल भी बना मैं सोचूंगा इस बारे में फॉर श्योर, है ना, मतलब क्योंकि आपको पसंद है, और आपने ऑब्वियसली वॉइस एक्टिंग के आप सारे उसमें वो देते हैं, बट मुझे लगता है कि आपका एक वो गेमिंग वाला भी है ना, तो वो लाइव स्ट्रीमिंग आप अगर 1 घंटा भी आप आओ, मुझे लगता है कि लोग तो मतलब I hope so, and I'll definitely think about it, and I'll try and work towards it for sure। लोग, मुझे लगता है आप कमेंट्स में आप लोग भी बताना कि मुझे लगता है कि आप और कनेक्ट कर सकते हैं, और आपको तो पसंद भी है। बिल्कुल पसंद है मुझे, और मैं डेफिनेटली करना चाहूंगा। और सर मैं एक जो क्वेश्चन मेरे मन में है जो वॉइस एक्टिंग से रिलेटेड, कि अब आने वाली जनरेशन जो ऑब्वियसली अब ग्रो करना चाह रहे हैं, बट अगर आपने जो इतने 18 इयर्स बहुत ज्यादा टाइम देख लिया है, और आप तो इवॉल्व भी हुए हो टाइम के साथ, टेक्नोलॉजी बढ़ी है बहुत सारी, एआई ने तो आधा काम हमारा आसान भी कर दिया और खा भी लिया है। करेक्ट। तो आपको क्या लगता है कि एक पर्टिकुलर चेंज जो आपको दिखता है कि ये हो जाना चाहिए ताकि आगे के लिए सही रहे? तो मुझे लगता है जैसे तुम कह रही हो, एआई तो फिलहाल इतना बड़ा खतरा है कि उसको अनदेखा तो नहीं कर सकते, और जो लोग सोच रहे हैं कि वो आने वाला है, वैसा तो है नहीं। एआई ऑलरेडी आ चुका है, वो काम पर प्रभाव डालना उसने अपना शुरू कर दिया है। तो एक जो चीज होनी चाहिए मुझे लगता है, जो मेरे हिसाब से, कि जैसे यूरोप और अमेरिका में जो ऑलरेडी काफी हद तक इम्प्लीमेंट हुई है, इज ब्रिंगिंग इन अ लिटिल मोर प्रोटेक्शन फॉर आर्टिस्ट फ्रॉम एआई।
तो एआई के जरिए अगर किसी आर्टिस्ट का काम एक्सप्लॉइट हो रहा है, उनकी आवाज इस्तेमाल की जा रही है अनऑथराइज्ड वे में, या उनका काम छीना जा रहा है, तो उस पर सरकार की तरफ से कुछ प्रोटेक्शन होना चाहिए फॉर आर्टिस्ट। वैसे भी वॉइसिंग इंडस्ट्री में हम रॉयल्टी नहीं होती है, लाइक सिंगर्स रिसीव रॉयल्टी, वॉइस आर्टिस्ट डोंट रिसीव रॉयल्टी। तो वैसे भी इट्स एवरी प्रोजेक्ट एंड वी हैव टू हेड आउट एंड fight for it ourselves. India does not have a agent system for voices. जैसे अब्रॉड होता है कि एक एजेंट आपके लिए अलग अलग जगह जाके काम ढूंढेगा, आपको यहाँ पर खुद हर स्टूडियो में जाकर अपने पैर घिसने पड़ते हैं, लोगों को अपना काम दिखाना पड़ता है, प्रेजेंट करना पड़ता है। सो आई थिंक at the least that is expected right now is that the government brings in a certain amount of protection for the artist, ताकि हम securely अपना काम करते रहें। तो आपकी आवाज भी बहुत ज्यादा मैं देख रही हूँ कि एआई से बिल्कुल, क्योंकि आपका एक पर्टिकुलर टोन है जो बिल्कुल वो कॉपी बहुत अच्छे से कर लिया and there's nothing that at least as of now there's nothing as an artist that I can do, because कोई इंस्टाग्राम पे किसी रैंडम अकाउंट से अगर कुछ बनाता है तो उस पे फिलहाल मैं कुछ नहीं कर सकता। आपकी आवाज में एडवर्टाइजमेंट हो रही है, आप ही को नहीं पता। But I'm trying to seek legal help. Many artists are trying to seek legal help, and I hope that the legal help comes in a easy way and it comes for all of us as a change, because हमारा association भी है, Association of Voice Artists, that is also trying for this. I really hope it. That's the one thing that I would like to see changed for the voicing industry. क्योंकि YouTube ने भी जो इस तरीके से अब जो AI जनरेटेड वीडियोस के लिए जो स्टेप उठाया वो बहुत जरूरी था। बिल्कुल, बहुत जरूरी स्टेप था। ये मुझे भी सही लगती है आपकी बात कि गवर्नमेंट को भी काइंड ऑफ इस बारे में सोचना चाहिए। I really wish that they look और वो बहुत ज्यादा डेंजरस है क्योंकि लिपसिंग भी चेंज कर दी जा रही है। कल को हमारी आवाज में कुछ ऐसी चीजें रिकॉर्ड की जा सकती हैं जो हमें मॉरली एक्सेप्टेबल नहीं है, जिसके हम बिल्कुल खिलाफ हैं, लेकिन our voices can be used. And as a voice artist, the amount of voice samples we have online available freely is huge for a library. किसी भी AI को train करने के लिए वो more than enough है। तो unless there are some legal ways that we can restrict somebody from doing that, it's going to be very, very difficult. इंस्टाग्राम एड थी एक, मेरे घर का एक इंसिडेंट आपको बताऊं तो मेरे वो आई से रिलेटेड कुछ मेडिसिन थी, बहुत उस पर दिखाया जा रहा है कि बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, तो पापा वाज लाइक कि ये बहुत सही लग रहा है, और वो उस पर क्लिक कर रहे हैं तो उसमें शत्रुघ्न सिन्हा की वीडियो है जिसमें वो उनकी फेक मतलब बनाई गई है और आवाज से भी आप पहचान नहीं पाएंगे कि पर वो जो लिपसिंग हो रहा है तो वो तो चलो मेरा काम है तो मैंने वो पकड़ लिया कि लिपसिंग और ये सब चीजों में, बट सर इतना ज्यादा बड़े लेवल पे स्कैम चल रहा है, बहुत डेंजरस हो सकता है, और उनको क्या पता कि उनकी आवाज और उनकी वीडियो को कहाँ यूज किया जा रहा है। हेमा मालिनी को उन्होंने यूज किया था उसमें, तो मैं हैरान हो गई देख के कि किस तरीके से एडिटिंग की गई है आवाज उन्होंने। ये ऐसा भी नहीं है कि क्योंकि इंडिया में अभी लीगल इश्यूज चल रहे हैं या नहीं हुआ है सेट इसीलिए हो रहा है। दिस इज हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। देयर इज अ कोएलिशन ऑफ वॉइस आर्टिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड जिनकी ऑर्गेनाइजेशन मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाकर इसके खिलाफ लड़ने की कोशिश कर रही है। There are actors like Scarlett Johansson जिनकी आवाज इस्तेमाल की गई थी और उन्हें वो कुछ नहीं कर पाए इसके बारे में। So it's a fight right now, but I hope the fight resolves soon and I hope it resolves in the favor of voice artists. तो सर मुझे तो मतलब मेरी बातें तो खत्म ही नहीं होंगी, आपको पता लगेगा होगा, और उम्मीद करती हूँ आपको मुझसे बात करके अच्छा लगा, बहुत मजा आया क्योंकि आप तो बहुत पॉडकास्ट देते रहते हो। नहीं, but it's always interesting because आज हमने कुछ क्राफ्ट के बारे में ऐसी बातें की जो जनरली मैंने कभी कही नहीं है, या it's interesting to talk about it, and plus I really hope that जो आपकी ऑडियंस है उनमें अगर कोई aspiring voice artist, because I'm sure that there's a lot of fan artists and anime creators जो आपको follow करते हैं, I hope they come into the industry as well, with their anime या with their voices, और वो सही तरीके से आए, सही ट्रेनिंग लेकर आए, तो I hope that happens for them. I just hope कि जिस तरीके से मुंबई में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, तो अपनी अपनी लोकेशन से भी अगर वो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो पाए जितना जल्दी, क्योंकि है मतलब थोड़े से लूप होल्स भी हैं कि हम अपनी पर्टिकुलर लोकेशन से उतने प्रोजेक्ट्स नहीं I understand, but you are like a good example of this कि कैसे आप ऑनलाइन शुरुआत करके फिर धीरे धीरे उसको एक्सपैंड कर सकते हैं। जहां आप कहीं भी हैं, आप इंडिया में, अब the only thing that is stopping you is the internet। एक बार आपने इंटरनेट फिगर आउट कर लिया तो एक सिंपल से माइक से भी आप शुरुआत कर सकते हैं अपने काम की। So you're a good example of that. I really hope people do that। फिर धीरे धीरे काम बढ़ाते बढ़ाते फिर शहर चेंज कर लो, जैसे अगर काम आपका बढ़ जाए तो। जी बस सर मैं चाहूंगी जाते जाते जो मेरे जैसा यूथ आपको फॉलो करता है और इतना इंस्पायर होता है, आप उनको एक सलाह देकर जाएं कि कोई भी मतलब वॉइस एक्टिंग नहीं, कोई भी फील्ड में वो है, किस तरीके से अपने आप को पॉजिटिव रखे, जिस तरीके से आपने अपने आप को इवॉल्व कर लिया अपनी प्रोफेशन वाइज, कि आपने वो अडेप्ट कर लिया कि थिएटर नहीं हो पाया, वॉइस एक्टिंग मिल रही है तो करते हैं और इसको और सीखते हैं, वो रिजिड ना हो। हम ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा हो गई आज के टाइम। आई थिंक आप जो भी काम करें, भले वो वॉइसिंग हो या जो कुछ भी हो, इफ यू आर डूइंग इट एंड यू फाइंड द लव इन इट समवेयर,
तो वो जो मोमेंट होता है कि जहां आपको वो फीलिंग आती है, वो मोमेंट कभी भूलना नहीं। इवन इफ इट हैपेंस कि फिर मुझे ऑडिशंस में रिजेक्शंस मिले, आई ऑलवेज कम बैक टू दैट मोमेंट कि जहां आई हैव डन अ गुड वर्क एंड आई रिमेंबर दैट एक्सपीरियंस या दैट इमोशन दैट आई फेल्ट आफ्टर आई फिनिश दैट वर्क। एंड सो इवन आफ्टर दैट रिजेक्शन आई रिमेंबर दैट एंड आई कम बैक कि नहीं, मुझे यही करना है, मुझे तो वो फिर से कम करना है। बैक बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, बिकॉज ये रिजेक्शंस आएंगे एंड इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ द गेम। मैं आज भी ऑडिशंस देता हूँ, मेरे आज भी ऑडिशंस रिजेक्ट होते हैं। I get up again, I come back again, and that's what is important because I want to do this. I want to be here. That's important. So thank you so much sir, फिर से मुझे An टाइम absolute देने के pleasure, लिए मुस्कान, बहुत बहुत और शुक्रिया। माइक एंड मी को टाइम देने के लिए। Thank you so much. बाय बाय। Bye.